हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने अपनी पीछे वाली क्लास में चैप्टर 6 को व्याख्या को भली भांति अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप सबने पिछली क्लास को देख लिया होगा। तो उसी चैप्टर के यानी 6 चैप्टर के अजंता के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कुछ क्वेश्चन और आंसर लेकर। ठीक है, तो आज की क्लास रहने वाली है प्रश्न और उत्तर के लिए गद्यांश आधारित क्वेश्चन और आंसर लेकर आज हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, है ना। हमारा चैप्टर है 6 गद्यखंड हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं। इसका नाम है चैप्टर का अजंता, जिसके राइटर हैं हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है, गद्यांश आधारित क्वेश्चन और आंसर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए कॉपी और पेन और स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ग्राफ है ये हमारा गद्यांश है, ये पहला पढ़ते हैं क्या कहता है ये। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। अब हमको यहाँ तक इसका क्या करना है, हमें इसकी यहाँ तक व्याख्या करनी है। ठीक है, क्या करनी है, हमें इसकी यहाँ तक व्याख्या करनी है। ओके, अगर आपको समझ नहीं आया ये यहाँ तक तो आप पूरा भी पढ़ के इसको देख सकते हो। यदि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है तो आप इसको यहाँ तक ही पढ़कर समझ सकते हो कि इसकी व्याख्या हमको कैसे करनी है। तो मैं बता चुकी हूँ, आपको व्याख्या करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही इजी के नंबर है, आराम से मिलने वाले ये हमें नंबर है। कुछ शब्द हमको इसके उठाने होते हैं, कुछ शब्द हमको इसमें अपने जोड़ने होते हैं, दोनों को सटीक मिलाकर हमको इसकी व्याख्या कर देनी होती है ना। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं होती है, फ्री के नंबर होते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा था, एक बार और पढ़ लीजिए। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, उसके लिए आदमी ने न जाने कितने कितने उपाय सोचे उसको सेफ रखने के लिए, कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इसको आखिर कैसे पढ़ेगी, कैसे समझेगी कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। तो उसके लिए आदमी ने न जाने कितने पहाड़ काटे हैं, न जाने उसके लिए क्या क्या उपाय सोचे हैं। ठीक है, उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। उसने क्या किया कि जो चट्टानें होती हैं उस पर संदेश लिखे, खोदे। ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए। अब क्या किया, एक ताड़ों से जैसे, यानी कि ताड़ों का एक पेड़ होता है लंबा, उसके उसने चिकने पत्थर खंभे खड़े किए। तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आई और चली आ रही है। उसने इतने इतने उपाय किए, तब उसके जीवन की, कि उसका क्या जीवन रहा है, क्या उसकी मृत्यु रही है, उसको दोनों को उसने जीवन और मृत्यु तक उसने सारा कुछ उस पर लिख डाला। ठीक है, आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। जो उनकी अमानत थी वो आज हमारी क्या बन गई है, विरासत बन गई है। तो इसमें से आपको वो 3 क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी 3 क्वेश्चन रह सकते हैं वो। अब हम आगे देखेंगे कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न बन सकता है उसका, पूछ लेगा आपसे, कहेगा और पूछ लेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कह सकता है वो आपसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना बहुत ही इजी होता है, लिख देना है आपको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड से संकलित डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। बहुत ज्यादा इजी है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के लिया गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, गद्य खंड से लिया गया है। यदि आपको याद रहता है, संचलित है तो और अच्छी बात है, वरना आप ऐसे सिंपली लिख सकते हो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित
अजंता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, आराम से कर ले जाओगे। सेकंड क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंश अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं उसकी व्याख्या भी वो करा सकता है, तो उसकी व्याख्या क्या होगी? उत्तर है उसका, लेखक कहता है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। अब लेखक कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो क्षणभंगुर है, यानी कि बहुत ही कम है, लिमिटेड है। मनुष्य आदिकाल से ही जीवन को मृत्यु के जंजाल से स्वतंत्र करके अमर बनाने की कामना करता चला आ रहा है। मनुष्य क्या कर रहा है कि आदिकाल से ही अपनी मृत्यु को अमर बनाने की आज तक कामना करता हुआ चला आ रहा है। वह न केवल कामना ही करता है, वह न केवल मन्नत ही मांगता है, अपितु इसके लिए वह सदैव प्रयास भी करता रहता है। इसके लिए क्या करता रहता है? लगातार प्रयास भी करता रहता है। वह अपने शरीर को तो अमर बनाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अब इंसान ने क्या किया कि वह अपनी मृत्यु को अमर नहीं बना सका, उसे अमर करने में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु अपने जीवन के अविस्मरणीय पलों को अमर बनाने में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर रहा है। अब कह रहा है कि उसने अपने मृत्यु को तो अमर नहीं बना सका, लेकिन उसने एक काम जरूर किया कि जो उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई है उसको उसने अमर बना लिया है, उस पर उसने सफलता प्राप्त कर ली है। इसके लिए उसने पहाड़ों को काटकर अपने जीवन के स्वर्णिम पलों की छाप छोड़कर उन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया है। अब उसने क्या किया है इंसान ने कि इसके लिए उसने पहाड़ों को काटकर, यानी कि पहाड़ों को काटा है, और उसके जीवन में क्या घटित हुआ है या किसी अन्य के जीवन में क्या घटित हुआ है उसने उन पत्थरों पर उसको लिख डाला है, जो कि वो कभी भी मिटने वाला नहीं है। पलों को अमर बनाने के लिए स्वर्णिम पलों की छाप छोड़कर उन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया है। इसके साथ ही मनुष्य ने अपने विचारों से आने वाली पीढ़ियों को परिचित कराने के लिए अनेक उपाय सोच और उनको साकार रूप भी प्रदान किया है। अब उन्होंने क्या किया है कि आने वाली पीढ़ी उसको अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से जान सके, उन्होंने उसके लिए चट्टानों को काटा, चट्टानों को खोदा और उस पर लिख दिया है, जो कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा, सदैव सदैव बना रहेगा। ठीक है, ये हुई इसकी व्याख्या। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इंसान की खूबियों की कहानी को सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए? अभी हम गद्यांश में पढ़कर आए थे, गद्यांश में से ही क्वेश्चन पूछेगा और आप उस क्वेश्चन को आराम से भली भांति समझ लोगे। अभी आराम से आप भली भांति उसको समझ लोगे। देखिए अभी ये क्या कह रहा था, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने क्या किया, यहाँ पर देखो कितने ही उपाय सोचे और किए। ठीक है, क्या क्या उपाय किए? उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, मिल गया ना आंसर। तारों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए और तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानियां सदियों के उतार पर सरकती चली आई और चली आ रही हैं। तो उसी में हमको क्वेश्चन गद्यांश हमें दे देगा, उसी में से क्वेश्चन पूछेगा और आराम से आपको ऐसे ढूंढ लेना है। ठीक है, ढूंढ लोगे ना सभी? हाँ, ऐसे ही आपको ढूंढना है। कहाँ थे हम? यहाँ। इंसान की खूबियों की कहानी को सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए? ठीक है, उत्तर देखते हैं। लिखने का तरीका क्या रहने वाला है वो देखेंगे। उत्तर कहता है, इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, चिकने पत्थर के खंभे गाड़े, तांबे के पीतल और पत्थर पर अक्षरों के मोती बिखेरे, जो सदियों से सरकती चली आ रही है, जो हमारी अमानत विरासत बन गई है। ठीक है,
ठीक है ना। ऐसा नहीं किया कि उसने कागज पर लिख डाला और कागज बारिश आई और गल गया, ऐसा नहीं था। उसने पेड़ों पर, ताड़ों के पेड़ों जैसे खंभे खड़े किए उसने, पहले चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तभी तो हमारा हिस्ट्री, हमारे इतिहास अभी तक बचा हुआ है, जिसको हम और आप पढ़ पा रहे हैं। अब दूसरा गद्यांश क्या कहता है, देखिए। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन लिए गए, जहां खम्भों पर उभारी मूर्तें बेहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा ही दी गई। अब देखिए, आपको यहाँ से गद्यांश नहीं करना है, अब यहाँ से करना है आपको, ठीक है। कहाँ से करना है, जहाँ से उसने रेखांकित को रेखा की है वहां से करना है, और कहाँ तक करना है, यहाँ तक। फिर दूसरा करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले क्या किया उसने, कि पहले उसने पहाड़ काटा, एक गुफा टाइप बनाया। पहले उसने क्या किया, पहाड़ काटा, फिर एक गुफा टाइप बनाया। अब जब हम पहाड़ काटेंगे और गुफा टाइप बनाएंगे तो क्या होगा कि वो खुरदरी होगी, चिकनी नहीं होगी। तो पहले उसने क्या किया, उस खुरदरेपन को हटाया, चिकना किया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, जहां खंबे पर उभारी मूर्तें बेहस उठी, भीतर की समची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। सबसे पहले उसने छत और दीवारें चिकनी की, तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी। फिर चिकनी करने के बाद एक चित्र बनाए एकदम बढ़िया बढ़िया, फिर उसकी क्या की, दुनिया बसा दी। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी। सबसे पहले क्या किया, उस पर पलस्तर लगाया गया। जब हमारा घर बनता है तो सबसे पहले ऐसा ही होता है, फिर उस पर पलस्तर लगाया जाता है क्योंकि उसकी सुंदरता बनी रहे। फिर उनके चेले कलाकार कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। फिर उन्होंने पलस्तर लगाया, फिर उसमें पलस्तर लगाने के बाद उन मूर्तियों में ऐसे कलर भरे गए, ऐसे कलर भरे गए, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जीवित हो, वास्तविक हो। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये मूर्ति हो, ठीक है। व्याख्या मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो उत्तर है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ऐसे लिखनी है, ऐसे उसको ब्लैक लाइन से हाईलाइट करना है, ठीक है। लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकलाएं वर्तमान स्वरूप में कैसे आई, इसके पीछे चित्रकारों ने कठोर परिश्रम किया था। जो अजंता की गुफा थी, जो अजंता की गुफा थी, कहा, लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकलाएं वर्तमान स्वरूप में कैसे आईं, इसके पीछे चित्रकारों ने बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम किया है। पहाड़ को भीतर से खोखला करके, पहाड़ को भीतर से खोखला करके, उसकी दीवारों और छतों को रगड़कर, उसकी जो दीवारें थी, उसकी छत थी, उसको रगड़ा, यानी कि चिकना किया। पहले चिकना किया गया, तब जाकर उसे चिकनी जमीन पर दुर्लभ चित्रों की एक सुंदर दुनिया बसा दी। चिकना करने के बाद एक बहुत ज्यादा दुर्लभ चित्र, यानी कि कठिन चित्र बनाए गए, सुंदर दुनिया बसा दी। पहले आचार्यों ने लहरदार रेखाओं के द्वारा चित्रों के रूप का सृजन किया, फिर उनके शिष्य कलावंतों ने चित्रों में रंग भरकर उन्हें प्राणवार बना दिया। वही मैं अभी पीछे समझा कर आई हूँ, वही सब है। सबसे पहले उन्होंने गुफा बनाई, गुफा बना के उसको चिकना किया, फिर प्लास्टर लगाया, फिर उसमें मूर्तियां बनाई। मूर्तियां बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उसमें ऐसे कलर डाले, ऐसे कलर भरे, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये वास्तविक हो, यानी कि इसमें ऐसा लग रहा था जैसे इसमें इन मूर्तियों में प्राण हो, यानी कि लग रहा था कि ये बोलने वाली हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, यानी कि जो पहाड़ थे उनको कैसे जीवंत, यानी कि नया जीवन दिया गया, जीवंत बनाया गया। उत्तर कहता है, निर्जीव पहाड़ों को प्राणवान जीवंत बनाने में कलाकारों को कठोर परिश्रम करना पड़ा।
अब उनको जीवंत बनाने के लिए जो कलाकार थे, कलाकार का मतलब कह सकते हो मिस्त्री, एक तरह से मिस्त्री भी कह सकते हैं, जो मिस्त्री थे उन्होंने उसको बनाने के लिए एक बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम किया। पहाड़ों को भीतर से खोखला करने के बाद दीवारों छतों है या छतों को रगड़कर चिकना बनाया गया। फिर आचार्यों ने लहरदार रेखाओं द्वारा चित्रों का सृजन किया। फिर उनके शिष्यों ने उन पर रंग भरकर सजीव बना दिया। ठीक है, वही बात बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट जो भी बच्चा लेना चाहता है ले सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट गद्यांश हमारा कहता है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती हुई चली गई, दो कहानी मिली और वो टकराती हुई चली गई। जैसे बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, ये सारी जो कहानियां इसमें लिखी हुई हैं वो आपको अजंता की गुफा में सभी को वो कहानियां देखने के लिए मिलेंगी। मैंने आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ाया है, एक बार आप चैप्टर पढ़ोगे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, कहानी से कहानी टकराई, जैसे कि बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता की कहानी दिखाई गई कि वहां एक तरफ दिखाया गया है कि क्रूरता दिखाई जा रही है, एक तरफ वहां भय यानी कि डर दिखाया जा रहा है उस गुफा में। ये अजंता गुफा की बात हो रही है, उस गुफा में। ठीक है, दया और त्याग की कहानी दिखाई जा रही है। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि दया है, दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है, एक तरफ दिखाया गया है दया और एक तरफ दिखाया गया है त्याग। ठीक है, सारा कुछ आपको अजंता गुफा के अंदर मिलने वाला है। ये सब जहां बेरहमी है, जहां दिखाया गया कि बिल्कुल भी रहम नहीं है, बेरहमी है, वहीं एक तरफ दया दिखाई जा रही है कि दूसरी तरफ कैसे दया होती है। समुद्र उमड़ पड़ा है, जहां पाप है, एक तरफ गुफा में दिखाया गया है कि पाप हो रहा है, वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल की, विलासी और बिच्छू की, नर और नारी की, मनुष्य और पशु की, सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए। हैवान की हैवानी को, इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देकर। एक तरफ भय दिखाया गया है, एक तरफ दया दिखाई गई है, एक तरफ क्रूरता दिखाई गई है, एक तरफ अच्छा दिखाया गया, एक तरफ त्याग दिखाया गया, मतलब सारा कुछ उस अजंता गुफा में दिखाया गया है। जिस किसी को ये सब कुछ देखना है वो एक बार अजंता की गुफा में जाकर देख सकता है। चलिए देखिए, अब प्रश्न क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा आपसे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मैं अभी आपको पीछे करा चुकी हूँ, एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, उत्तर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको हाईलाइट करके जरूर दिखाना है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं में दीवारों पर बने चित्र इतनी सुंदर हैं। जो अजंता की गुफा है उसमें हमारे राइटर कह रहे हैं कि दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि दीवारों पर जीवन उतर आया है। ऐसा लगता है कि ये चित्र नहीं है, लगता है कि दीवारों पर ही एक तरह से जीवन उतर आया है। अजंता के इन भित्ति चित्रों में आचार्य जनक तथा कहानी सिमटी हुई है। चित्रों का एक दूसरों से ऐसा सामंजस्य है जैसे कि एक चित्र की कहानी दूसरे चित्र की कहानी से जुड़ी हो। ऐसा लगता है उस गुफा में कि एक चित्र की कहानी दूसरे चित्र से जुड़ी हो। कहानियां श्रृंखलाबद्ध हैं, यानी कि कहानियां श्रृंखला में है, कहानियां श्रृंखलाबद्ध हैं। यदि जानवरों की कहानी है तो उनमें बंदरों की कहानी, यदि जानवर की कहानी है तो उनमें बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरण की कहानी आदि की श्रृंखला बन गई है। ठीक है ना, मानवीय भावों को प्रदर्शित करने वाली कहानियों में क्रूरता और भय की। अब एक तरफ क्या है, देखिए एक तरफ श्रेणी बनाई है
कि उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने जानवर की कहानी को दिखाया है, तो बंदर की कहानी, कुत्तों की कहानी, हाथियों की कहानी, इस तरह से उन्होंने कहानियों को एक श्रृंखला में प्रस्तुत किया है। अब यदि उन्होंने मानव की श्रृंखला बनाई है तो एक तरफ उन्होंने सारे चित्र उन्होंने मानव के दिखाए हैं। ठीक है, दया और त्याग की कहानी चित्रित है। इस श्रृंखला में यहाँ निर्दयता को चित्रित किया गया है, वहीं दया की कहानियों का भी सुंदर चित्रण है। मानव दया का सागर ही वहां उमड़ आया है, जहां पाप का चित्रण है वहां क्षमता का भी चित्रण है। मानव क्षमा अंतस्थ स्रोत वहां से निकला है। निर्दय की निर्दयता को मनुष्य के मनुष्यता से कैसे जीता जा सकता है, इसके लिए भी अजंता चित्र देखें। मनुष्य की मनुष्यता को कैसे जीता जा सकता है, यदि आपको ये जानना है तो इसके लिए भी आप अजंता का चित्र देखें, आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें से, अजंता कहानी, अजंता की जो गुफा है वो हमको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है। यदि आप उस चैप्टर को अच्छे से भले बाती एक बार उस क्लास को लोगे ना, आपको ये गद्यांश आधारित क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगने लगेंगे। आप कहोगे कि ये तो चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है ना। चलो सामने देखो, दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित है। अब पूछ लेगा वो, दीवारों पर जो चित्र बन रहे हैं वो किस किस से संबंधित हैं। तो आपको उत्तर में लिखना होगा, दीवारों पर बने चित्र राजा, कंगाले, भिक्षु, नर, नारी, मनुष्य और पशु से संबंधित है। ग्राफ में सब कुछ दिया था, गद्यांश में सब कुछ ये कुछ दे रखा है, बुक्स पढ़ोगे सब दे रखा है। यदि मेरी क्लास अच्छे से आपने ली है तो आपको तुरंत ही आंसर निकाल लोगे। उनमें हैवान की हैवानियत को मनुष्य की मनुष्यता से कैसे जीता जा सकता है दर्शाया गया है। ठीक है, जिस भी बच्चे को क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये हमारा चैप्टर 6 होता है कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।